स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए प्रजातंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। हमने पेज नंबर 60 तक पहले पढ़ लिया है। अब हम पेज नंबर 61 से आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पिछले वाले अध्याय को थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। अंबेडकर ने हमें सफल प्रजातंत्र के लिए कुछ प्रमुख शर्तें बताईं, जिसमें पहली शर्त ये थी कि हर सत्तारूढ़ शासक को अगले 5 वर्ष के लिए पिछले 5 वर्षों का हिसाब लेने जनता के पास जाना चाहिए कि क्या वो इस लायक है कि उसे अगले 5 वर्षों में चुना जा सके। दूसरी शर्त उन्होंने विरोधी दल जो होता है उसकी विशेषता के रूप में हमें बताया कि उसकी महत्वता क्या है। तीसरी शर्त उन्होंने हमें ये बताई कि कानून और शासन की दृष्टि में सभी लोग समान होते हैं, और उसके लिए हमें उन्होंने अमेरिका की विकृत पद्धति के बारे में भी बताया। फिर चौथी शर्त के रूप में उन्होंने हमें ये बताया कि विधान संबंधी नैतिकता में सभी उसका पालन करें। यहाँ उन्होंने उसके लिए हमें एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण था वॉशिंगटन का। अमेरिका के राष्ट्रपति वॉशिंगटन, जिनको लोग बहुत पसंद करते थे, उन्हें बार बार चुना, लेकिन जब तीसरी बार चुनने गए तो उन्होंने लोगों को मना कर दिया। अब हम उसी से संबंधित आगे पढ़ते हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था। उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं कि उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़े। श्री बाल्डविन बादशाह के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। अर्थात इस बात से वो ये समझाना चाहते थे कि यदि तुम्हें उस औरत से शादी करनी है तो तुम्हें यह राजगद्दी भी छोड़नी पड़ेगी। हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था। हमें वह उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था। उनका बहुमत न था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेरोल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की। उन्होंने कहा, हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी गलती होगी, क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को ही बल मिलेगा। मजदूर दल ने उनकी सलाह मानी और कुछ नहीं किया, अर्थात उन लोगों ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। यदि आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र को हानि होगी। यानी वो लोग चाहते तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन प्रजातंत्र को हानि ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया। प्रजातंत्र की सफलता के लिए अब अंबेडकर हमें एक बात और बता रहे हैं। वह बात है कि एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है। वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। उनका मानना है कि जो अल्पमत होता है, यानी कम लोग होते हैं या कम जिनके पास मत होता है, उन पर बहुमत दल जो होता है या बहुमत जो प्राप्त लोग होते हैं वो बहुत अत्याचार करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अल्पमत का हमेशा यह विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर
बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है। अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है, यानी उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि वो लोग इनके साथ में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं या सुरक्षित हैं। यह एक ऐसी बात है जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। आगे वो समझाने के लिए हमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में उदाहरण दे रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनाव के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्याग पत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के मैं समझता हूँ 150 सदस्य थे, यानी 150 सदस्य थे, 650 की कुल संख्या में से केवल 50 ही रह गए थे, यानी बाकी सब उनका साथ छोड़कर चले गए थे। श्री बालबिन प्रधानमंत्री बने तब मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी कहीं यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में बहुत ही अल्पमत था, कभी इस बात की शिकायत भी की हो कि उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी गई। अम्बेडकर यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि चाहे वो अल्पमत थे लेकिन फिर भी उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया गया, उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं कराया गया और न ही उन्हें प्रस्ताव से उपस्थित करने की सुविधा भी प्रदान की गई। अब ज़रा हम अपनी पार्लियामेंट की ओर देखें। यह जो विरोधी पक्षी लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो, चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य को स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो, यानी वो उस पर या जो भी वाद विवाद या कोई भी रिपोर्ट वहाँ पहुँचती है तो उस पर वो विचार करने की अनुमति प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था, वो हमें फिर से एक घटना बता रहे हैं कि जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ मोरारजी, श्री मुंशी तथा खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे। उन्होंने भी कई बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर, जो उस समय अध्यक्ष यानी स्पीकर थे, उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे, या उन्होंने फैसला किया कि मिनिस्टर विरोध कर देते थे। यानी इस तरह की कार्रवाई तो होती अम्बेडकर ने भी अपने देश में नहीं देखी, जो कि उन्हें बहुत ही बुरी लगती थी। आप जानते हैं कि एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है, यानी एक मिनिस्टर के विरोध करने पर बाकी सब लोग भी क्या करते हैं, उसी का साथ देते हैं। जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव लाता है, उसमें जो भी नियमित संख्या होती है तदनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं। यह हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 5, 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर न मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। यहाँ पर उन्होंने यही बात हमको समझाने का प्रयास किया है। इसका परिणाम क्या होता है? इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। वो कह रहे हैं कि अगर अल्पमत को अपनी तरफ से कुछ भी करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो इसका परिणाम ये होता है कि अल्पमत जो होता है वो बहुमत के प्रति विद्रोही भावना पनपा लेता है और फिर वो उस विद्रोह को प्रकट करने लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बहुमत ऐसा कोई काम ना करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। अतः अम्बेडकर का मानना है कि अल्पमत जो है उसके प्रति बहुमत अपनी तरफ से कोई भी इस तरह का कार्य ना करे कि अल्पमत के मन में उनके प्रति
विद्रोह की भावना पैदा हो। मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूँगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया है। उनकी दृष्टि में नीतिपरायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी, लेकिन यहाँ पर अम्बेडकर नीतिपरायणता को और राजनीति को एक समान मानते हैं और उसके बारे में हमसे इस तरह की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आप राजनीति सीख सकते हैं, लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती है, यानी कि आपको राजनीति करने के लिए नीति की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं, यानी हम स्वतंत्र सरकार के रूप में प्रजातंत्र को देखते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है? इसका मतलब है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं, और यदि कानून बनाना पड़े तो कानून बनाने वाले का यह विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार परायण होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। अम्बेडकर यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसे किसी समाज की स्थापना करते हैं जहाँ पर कानून बनाना पड़े, तो वहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि वहाँ पर वो समाज इतना सदाचार परायण हो कि वो उसमें उस कानून की पालना करते हो। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ कि लास्की महाशय है। आगे वो हमें लास्की महाशय के द्वारा कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज नीतिपरायण है। यदि समाज नीतिपरायण न हो तो प्रजातंत्र वह टिका नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे अपने देश में हो रहा है। उनके कहने का तात्पर्य है कि समाज में नीतिपरायणता नहीं है, यानी हमारे भारत में अभी नीतिपरायणता नहीं है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो समाज है वो पूरी तरीके से प्रजातंत्र पर टिका हुआ नहीं है, या नीतिपरायणता नहीं है तो प्रजातंत्र टिका ही नहीं रह सकता, यानी प्रजातंत्र का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। अंतिम बात मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता। अब वो हमें प्रजातंत्र के लिए आवश्यक अंतिम शर्त समझाने जा रहे हैं, जिसके बिना उनका मानना है कि प्रजातंत्र का काम चलेगा ही नहीं। वह यह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। यहाँ पर उन्होंने सार्वजनिक अंतरात्मा को मुख्य रूप से विशेष रूप से प्रजातंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक माना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ ना कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पीछे जा रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर 2-3 तरह की बात कही है कि कहीं पर तो अन्याय बहुत ज़्यादा है और कहीं पर है ही नहीं, या कहीं इतना ज़्यादा है ये लोग वहाँ पिसते ही जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं, या उदाहरण के रूप में उन्होंने हमें इंग्लैंड के यहूदियों की बात समझाने का प्रयास किया है। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहना पड़ा जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी जो यहूदी हैं उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता था जो कि ईसाइयों को कभी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने लेकिन उनकी कभी भी मदद नहीं की, यानी वो उनके साथ अत्याचार या अन्याय होते देखते रहे। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वे इस अन्याय को पसंद करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा था वो उन्हें पसंद था। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की, वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। अब एक ऐसा आदमी जिसने यहूदियों की सहायता की विरोध किया, यह बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था कि पुराने ईसाई कानून के अनुसार
कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था, किसी और कारण से नहीं, केवल इसी कारण से कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बची खुची संपत्ति हो, राज्य की ओर से उसका हकदार राजा का होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी, और ये सारी बातें राजा को पसंद थी। राजा भी बड़ी आसानी से उनकी सारी संपत्ति को ले लिया करता था। राजा प्रसन्न था। जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लेकर राजा के पास पहुंचती, राजा से प्रार्थना करती कि थोड़ा बहुत हिस्सा उसे मिले, तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ भाग उनको दे देता था और बाकी सारा हिस्सा स्वयं के लिए रख लिया करता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं ही संघर्ष करना पड़ा। सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का ये एक उदाहरण है। हमें अम्बेडकर ने सार्वजनिक अंतरात्मा के लिए ये एक सटीक उदाहरण दिया है। आगे वो बात करते हैं कि सार्वजनिक अंतरात्मा कहते किसे हैं, वो होती क्या है। इसको समझाने के लिए वो हमें बताते हैं, सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। यानी अन्याय चाहे हमारे साथ हो रहा है तो हम तो उसका विरोध करेंगे ही, लेकिन इस तरह का अन्याय किसी और के साथ होता हम देख रहे हैं और हम विचलित हों, तो हम कह सकते हैं कि हमें सार्वजनिक अंतरात्मा है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा मन, हमारी आत्मा उस अन्याय को होता देखकर विचलित नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है, यानी उसे उस समय कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके साथ उस समय वो अन्याय नहीं हो रहा। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उस अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। अम्बेडकर के अनुसार जो सार्वजनिक अंतरात्मा होती है, वो चाहे वो किसी और के साथ भी अन्याय होता देखती है तो सामने वाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है उसकी मदद करने के लिए। और इस बात को समझाने के लिए अम्बेडकर हमारे समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि अफ्रीका का है। आप अफ्रीका का एक उदाहरण लें, एकदम ताज़ा उदाहरण। वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे हैं वे भारतीय हैं क्या? नहीं हैं। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं है, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। वो यहाँ पर हमें उदाहरण में रेवरेंड स्कॉट के बारे में बता रहे हैं, जो कि सफ़ेद चमड़ी वाले हैं, लेकिन फिर भी अफ्रीका के काले लोगों के लिए उन्होंने प्रयास किया है, यानी उनमें सार्वजनिक अंतरात्मा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है, और ये जो भाग लेना है, उनके साथ में खड़े रहना है, उनकी मदद करना है। लेखक की दृष्टि में यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। अब अम्बेडकर कहते हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जो आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो आगे कह रहे हैं कि मैं अपने मन में सोचता हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बाय-बेला मचाते हैं, यानी इतना हंगामा मचाते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका तो हमें हमारे ही देश में हर गांव में मिल जाएगा। वह वहाँ हैं, हमें केवल जाकर देखने की ज़रूरत है कि हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है। लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर खड़ा हो। यहाँ लेखक हमारे समक्ष उस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं जहाँ पर आपको भारत में कई गाँव में लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होते दिखाई दे जाएगा। गांव में लोग ज़्यादा छुआछूत को मानते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं,
तो वहाँ पर जो नीची जाति के लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं, उनके साथ जो उच्च जाति के लोग होते हैं वो बुरा व्यवहार करते हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका का होना बताया है, क्योंकि ऐसा व्यवहार वो दिन रात सहन करते हैं। आगे वो कह रहे हैं क्योंकि वहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैदी बनकर रह जाएंगे। लोग अपने देश को अपना देश नहीं मानेंगे। अल्पमत वाले जो इस अन्याय के तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। आगे वो कह रहे हैं कि अल्पमत वाले जो हैं वो इसी तरह अन्याय के तले पिसते रहे और बहुमत दल वाले इस तरह का तमाशा देखते रहे, उनकी मदद नहीं की, उनकी सहायता नहीं की, तो वे कभी भी इस अन्याय से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से बहुमत जो है वो तमाशा देखता रहा तो अल्पमत के मन में विद्रोह की भावना जागृत हो जाएगी और इस विद्रोह की भावना के कारण प्रजातंत्रवाद जो है उसको खतरा हो सकता है। हम सफल प्रजातंत्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे वो कहते हैं, जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पिटे पिटाए स्थिर सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, यह सब उसी का चित्र मात्र है। आगे वो कह रहे हैं कि ये जितने भी सिद्धांत मैंने बताए हैं वो सारे कहीं से पिटे पिटाए सिद्धांत नहीं बताए हैं। इनमें परिवर्तन हो सकता है, इन्हें बदला जा सकता है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं बदलते हैं तो हम प्रजातंत्र की स्थापना हमारे देश में नहीं कर सकते। उन्होंने अलग अलग देशों से राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं ताकि हम भी ये सारी बातें अपने देश में लागू कर सकें। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। और अंत में वो ये कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र के लिए सारी बातें बड़ी आवश्यक हैं और हमें इन सब बातों पर गौर करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने इस पाठ को 2 टुकड़ों में या 2 भाग में आपको समझाने का प्रयास किया। प्रथम भाग हमने पहले पढ़ा, द्वितीय भाग हमने आज पढ़ा। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न और उत्तर की। प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हमारे समक्ष वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति को शासन करने का अधिकार तब तक है जब तक कि इसका उत्तर है स, जब तक लोगों की इच्छा हो। यानी उनका मानना है कि जब तक लोग उन्हें पसंद करें चुनें तब तक वो शासन पर रह सकते हैं। दूसरा प्रश्न, लेखक ने विरोधी पक्ष का महत्व माना है कि इसका उत्तर है ब, वह सरकार की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण हेतु होता है। यानी अम्बेडकर का मानना है कि जो विरोधी पक्ष होता है उसका महत्व इसीलिए होता है कि वह सरकार पर अंकुश लगाए रखता है। अब हम पढ़ते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, सत्तारूढ़ से आप क्या समझते हैं? सत्तारूढ़ से हम ये समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान में कौन सी पार्टी राज्य कर रही है या किस पार्टी का शासन लागू है, तो हम उसे सत्तारूढ़ कह सकते हैं। प्रश्न 2, किसी समय सरकार बदलते ही सरकारी कर्मचारी बदलने या हटा देने की परंपरा किस देश में थी? तो ऐसी व्यवस्था कि सरकार बदल गई तो उसके साथ सरकारी कर्मचारी भी बदल जाए, ऐसी व्यवस्था हमने अमेरिका में देखी, जहां पर उसे विकृत पद्धति के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 3, जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तब उनका नेता कौन था? जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तब उनका नेता जॉर्ज वॉशिंगटन था और उन्होंने ही तीसरी बार भी चयन करने पर लोगों को मना कर दिया। आगे हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की। लघुत्तरात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, जॉर्ज वॉशिंगटन ने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से इनकार क्यों कर दिया? जॉर्ज वॉशिंगटन ने
लोगों से कहा कि वह वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं चाहते हैं। वॉशिंगटन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय थे। लोग उन्हें देवता के समान मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उन्हें पसंद करते थे। तो पहली बार जब उनका शासन समाप्त हुआ तो 5 वर्ष के उपरांत लोगों ने उनसे दूसरी बार भी चुनने के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पर लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती मना लिया। लेकिन जब तीसरी बार भी उन्हें मनाने के लिए बात की गई तो उन्होंने तीसरी बार में लोगों को इनकार कर दिया। प्रश्न 2, सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? अंबेडकर जी ने इसे किस प्रकार प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आवश्यक बताया? सार्वजनिक अंतरात्मा वो अंतरात्मा होती है कि जब आप किसी और के साथ अन्याय होता हुआ देखते हैं तो आपकी आत्मा विचलित होती है, आपको बुरा लगता है और आप उसकी मदद के लिए कुछ प्रयास करना चाहते हैं। ये जो प्रयास होता है वो ही सार्वजनिक अंतरात्मा है। अम्बेडकर ने इसे प्रजातंत्र की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक माना, क्योंकि इससे जो अल्पमत है उनके मन में विद्रोह की भावना जागृत नहीं होगी, और अगर सार्वजनिक अंतरात्मा होगी तो फिर लोगों के मन में प्रेम और एक दूसरे की मदद की भावना पनपेगी, जो कि प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रश्न 3, इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए क्या क्या सहूलियत व सुविधाएं हैं? इंग्लैंड में विरोधी पक्ष के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे उन्हें पृथक कमरा दिया जाता है, उन्हें बहुत सारा वेतन और भत्ता दिया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो सत्तारूढ़ जो सरकार है उसके ऊपर अंकुश रख सके और उसे मनमानी करने से बचा सकें। निबंधात्मक प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार सफल प्रजातंत्र के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पूरे पाठ में हमने 7 या 8 बातें ऐसी पढ़ी जो कि प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक हैं। अब इन्हीं सारी बातों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। प्रश्न 2, भारत में प्रजातंत्र की कौन कौन सी कमियां आपको नज़र आती हैं? इनके निराकरण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? प्रजातंत्र के अंतर्गत हमें ढेर सारी कमियां दिखाई देती हैं जो कि हमारे भारत में नज़र आ रही हैं। इनके निराकरण के लिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए सुझावों को उसके उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये दोनों प्रश्न आपको पूरे पाठ के आधार पर पढ़कर लिखने हैं। थैंक यू।